जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक इन श्री लर्निंग व्लॉग्स। आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2019 के क्वेश्चन पेपर का फोर्थ पार्ट यानी इंग्लिश। जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज 1 ऑप्ट किया है उसका सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएगा। हालांकि ये सबके प्रैक्टिस में काम आएगा, चाहे वो सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, डीएसएसबी के एस्पिरेंट हों, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली सबके लिए हेल्पफुल है। यहाँ तक कि अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे भी आपको इस वीडियो से हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये इंग्लिश जनरल इंग्लिश सभी एग्जामिनेशंस में, बेसिकली सभी एग्जामिनेशंस में आती है। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 91 टू 99 यानी 91 से 99 तक कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है, उसके बिहाफ पे पैसेज है, उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस होंगे। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके चारों पैसेज देख लीजिएगा। टोटल 4 पैसेज हैं। पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, इधर आप आ जाइए, पैसेज नंबर 3 और पैसेज नंबर 4। इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट मेक द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ थाईलैंड थॉलिंग एंड स्परंग लुक अमेजिंग। तो थॉलिंग और स्परंग्स के फॉरेस्ट को अमेजिंग क्या बनाता है? तो इसका आंसर आप यहां पे देख सकते हैं, दिया हुआ है। These earth forest are fulfill pillar formed by rock and collectively pillars formed by rocks and collectively appear like a forest far and out of the world। बेसिकली ये out of the world तो क्या है? पिलर फॉर्म्ड बाय रॉक। तो पिलर फॉर्म्ड बाय रॉक यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पिलर फॉर्म्ड बाय रॉक रिजेंबलिंग अ फॉरेस्ट, यानी 91 का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 92 पे आते हैं। 92 क्या? क्वेश्चन नंबर 92, लांचन खंबब इज अ बून फॉर द नॉर्थ ऑफ इंडिया बिकॉज, यानी लांचन खंबब इज अ बून। बून मतलब क्या हो जाएगा? बून मतलब हो जाएगा वरदान। बून मतलब हो जाएगा वरदान। क्या हो जाएगा? वरदान। ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया के लिए वरदान क्यों है लांचन खंबब? क्योंकि इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड सप्लाई जनरेशन, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्या है ये? आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे मेजर सोर्स वाटर का यही है लांचन खंबब। ठीक है, और पावर जनरेशन का भी, इसलिए 92 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द 93। क्वेश्चन नंबर 93, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कंगरी करचोक इज अ होली बुक ऑफ द तिब्बतन। अच्छा, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? इस स्टेटमेंट के लिए होली बुक ऑफ तिब्बतन्स बोल रहा है। इस स्टेटमेंट के लिए पैराग्राफ 1 आपको मैं दिखाता हूं जल्दी से। पैराग्राफ 1 में आप यहां पे देखिए तो आपको दिखेगा क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस होली बुक, यानी कंगरी करचोक क्या है? एक होली बुक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? लांचन खंबब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिच कल्टिवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, इसके लिए आपको पैराग्राफ 3 देखना पड़ेगा। एक बार पैराग्राफ 3 आपको मैं दिखाता हूं। तो पैराग्राफ 3 में आप देखिए, यहां पे दिया है रिच कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट एंड ऑल अलोंग इट्स बैंक, यानी पैराग्राफ 3 में आपने देखा कि स्टेटमेंट बी भी आपको सही मिला। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड जिगैंटिक एज यूज्ड इन द पैसेज? पैरा 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पैरा 4 में मैंने चेकआउट किया, जिगैंटिक कहीं मुझे दिखा नहीं, ये पैरा 3 में दिख रहा है। तो पैरा 3 में आप चलते हैं। पैरा 3 में हम आपको दिखाते हैं जिगैंटिक और किस वर्ड्स में यूज है। तो ये आपको मिला यहाँ पे जिगैंटिक। क्या बोल रहा है? द वाटर मेंडर थ्रू द जिगैंटिक किन्नौर कैलाश जोरकांडेन रेंज एट रिकॉन्गपियो क्रिएटिंग द टेरिफाइंग सतलुज जॉर्ज। फिलहाल ऐसा रीड करके मुझे फील हो रहा है कि मैं चाइनीज लैंग्वेज रीड कर रहा हूं। फिलहाल चलिए देखते हैं। तो यहां पे जिगैंटिक का मीनिंग क्या है? जिगैंटिक मीन्स विशाल। क्या है? विशाल।
और हमें विशाल का सिमिलर ढूंढना है। तो देखते हैं विशाल का सिमिलर ऑप्शंस में जल्दी से। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि टेरिफाइंग एक नेगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है भयानक। हाई, हाई मतलब बड़ा, विशाल नहीं होता, हाई मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल भी नहीं होगा, फॉर्मिडेबल मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मिडेबल मतलब होता है भयानक, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो टेरिफाइंग, हाई, फॉर्मिडेबल नहीं होगा। ह्यूज, ह्यूज मतलब क्या होता है, विशाल, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 95। मोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट। अब अपोजिट बोला है, इस सैक्रेड, यानी ध्यान दीजिएगा, स्केर्ड नहीं लिखा, सैक्रेड, सैक्रेड, सैक्रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बोला है पैरा 1 में आप जाइए, वहां पे आपको सैक्रेड मिल जाएगा। तो पैरा 1 में सैक्रेड देखते हैं और उसका अपोजिट ढूंढते हैं। पैरा 1 में जाते हैं और पैरा 1 में आपको ये दिख गया सैक्रेड। ये है क्या सैक्रेड, तिब्बतन डिस्क्राइब द सैक्रेड एलिफेंट माउथेड रिवर और लैंगचन। तो सैक्रेड आपको दिखा, तो सैक्रेड मतलब क्या है, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। क्या होता है, पवित्र, यानी होली। क्या होता है, पवित्र, ठीक है। सैक्रेड मतलब पवित्र। अब हमें पवित्र का अपोजिट, पवित्र या होली, होली का अपोजिट देखना है। होली का अपोजिट ऑप्शन में चेकआउट करते हैं, होली का अपोजिट। तो होली का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहीं से आपको दिख रहा है, होली का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनहोली। होली का अपोजिट अनहोली। तो 95 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 96। 96 पे ध्यान देते हैं। 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। इसमें एरर किस में है, आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर। तो इसमें एरर आपको दिखेगा बी, बी पार्ट पे, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बी पार्ट पे आपको दिखेगा एरर क्या है, बेस्ट। बेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, बेस्ट की जगह पे क्या होगा, गुड होगा। बेस्ट की जगह पे गुड होगा, ओके। बेस्ट की जगह पे क्या होगा, गुड। तो सेकंड का 96 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे गुड क्यों होगा, क्योंकि गुड को बेस्ट की जगह पे गुड यूज कर सकते हैं और गुड सुपरलेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे, गुड सुपरलेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। 96 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 97 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। पार्ट ऑफ विच विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन अंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कौन सा पार्ट ऑफ जो अंडरलाइन, यानी वाई, वाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वाई है एक एडवर्ब। वाई क्या है, एडवर्ब। 97 का सेकंड ऑप्शन सही है। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या बोलता है, तो एडजेक्टिव नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, यानी वो टॉल है, शॉर्ट है, ब्लैक है, वाइट है, ये बताता है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब में क्या क्या आता है, एडवर्ब में आता है वाई, वॉट, व्हेन, हाउ, एसेट्रा, ठीक है। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन नाउन के पहले यूज किया जाता है, यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। जैसे अबव, बिटवीन, अराउंड, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। और प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, नाउन के प्लेस पे जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर एडवर्ब सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 98 पे जाते हैं। 98 क्या बोल रहा है, लेक अनक्वेरेबल रिफर्स टू, लेक अनक्वेरेबल रिफर्स टू, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको पहले पैरा में मिलेगा, एक बार देख लेते हैं फिर आगे आते हैं। तो यहां आपको दिख रहा है लेक अनक्वेरेबल। तो लेक अनक्वेरेबल किसको रिफर कर रहा है, पढ़ लेते हैं। दैट राइजेस फ्रॉम द लेक अनक्वेरेबल द सो मैफन और मानसरोवर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मानसरोवर या सो मैफन। तो ऑप्शन में देखते हैं है क्या ऐसा कुछ, मानसरोवर या सो मैफन। तो यहां पे आपको दिख गया लेक मानसरोवर, दिखा आपको लेक मानसरोवर, यानी 98 का ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 99। 99 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंगरी करचोक लैंगचन खंबब डज नॉट इन। तो पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंगरी करचोक लैंगचन खंबब डज नॉट या इज नॉट, क्या है, सैंड ऑफ गोल्ड, ये तो था, सैंड ऑफ गोल्ड था,
सेकंड पैरा में आपने देखा था। सर्कल ऑफ द मानसरोवर फर्स्ट पैरा में आपने देखा था, बिल्कुल था। फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, ये देखिए यहाँ पे जेंटली दे रहा है, तो जेंटली फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है, जेंटली फ्लो नहीं करता, फास्टली और रैपिडली फ्लो करता है। कोल्ड रिवर तो ऑलरेडी था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वन, इसका थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेंटली फ्लो नहीं करता, रैपिडली फ्लो करता है हिल्स से। ओके, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा पोयम पढ़नी पड़ेगी, एक पोएट्री है जो कि लाइट ब्रिगेड के नाम से है। हाफ ऑफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600 फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड। तो ऐसा करके आप इसको पाउस करके पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ डेथ रिफर्स टू, तो वैल्यू ऑफ डेथ क्या रिफर कर रहा है, तो अभी आप देख लिए, थोड़ा सा एक बार रीड करिएगा पॉज करके, पॉज करके आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि द वैल्यू ऑफ डेथ क्या रिफर कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ डेथ रिफर कर रहा है सोल्जर्स के लिए, तो सोल्जर्स के लिए क्या रिफर कर रहा है, द प्लेस वेयर द डेड ऑफ सोल्जर आर लाइंग बरीड, बरीड के लिए नहीं रिफर कर रहा है। द इम्पिडेंट डेथ ऑफ सोल्जर, हाँ ये दिख रहा है आपको क्या, द इम्पिडेंट डेथ ऑफ सोल्जर। हाउस ऑफ डेथ नहीं है, नाइट मैरिश ऑफ डेथ नहीं है, नाइट मैरिज मतलब डरावनी प्लेस, ठीक है, डरावनी प्लेस के बारे में नहीं बोल रहा, हाउस ऑफ डेथ के बारे में नहीं बोल रहा है, इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स बोल रहा है, क्या, इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर। ओके, तो 100 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 101 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो इसको देखते हैं। द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचर्स द सोल्जर, मिलिट्री डिसिप्लिन टीचर्स क्या सिखाती है सोल्जर्स को, डू और डाई, बिल्कुल सिखाती है भाई। हमारे जवान वैसे भी बहुत बहादुर होते हैं, तो ये भरोसा करते हैं किस पे, करो या मरो पे, डू और डाई। टू ओबे देयर कमांडर ऑर्डर, बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन फुल होते हैं, हमेशा अपने कमांडर ऑर्डर की कमांडर्स के ऑर्डर की कदर करते हैं। फिर टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड, टू एक्ट टैक्टफुली, टैक्टफुली यानी होशियार, होशियारी से काम करते हैं बैटल फील्ड में, ये भी बिल्कुल सही है। नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चंस नहीं पूछते, नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यानी वॉर के टाइम पे ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, जो भी कमांडर का ऑर्डर होता है उस पे उसको फुलफिल करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इस क्वेश्चंस में एक कोई प्रॉब्लम है, वो आपको मैं बताता चलूं कि इसका आंसर की ऑप्शन 3 बोल रहा है, आंसर की जो है ऑप्शन 3 बोल रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 होना चाहिए, क्योंकि देश के जवान जो हैं वो देश के लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार रहते हैं, वो कभी भी इफ बट नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं आस्क करते कि क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं करते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, डू और डाई सही होगा, ओबे देयर कमांडर सही होगा, एक्ट एक्टफुली इन द बैटलफील्ड सही होगा, नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ठीक है। इसको फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। Now move on to the question number 102. 102. Which of the following adjective does not apply to the soldier? इसमें से कौन सा एडजेक्टिव सोल्जर पे अप्लाई नहीं होता है। करेजेस, बिल्कुल 100% यार, हमारे जवान कितने करेजेस, कितने ज्यादा बहादुर होते हैं। डिसिप्लिन्ड, अभी ऊपर ही बता चुका हूं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। पैट्रियोटिक, देश प्रेमता तो उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, तभी वो जवान होते हैं, ठीक है। नाउ इम्प्रैक्टिकल, डज नॉट अप्लाई, इम्प्रैक्टिकल नहीं होते, बिल्कुल डज नॉट अप्लाई, यानी वो क्या इम्प्रैक्टिकल होते हैं, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल नहीं होते यार। देश के जवान से ज्यादा प्रैक्टिकल कौन हो सकता है, हमारे जवानों से ज्यादा प्रैक्टिकल कौन हो सकता है, दे आर ऑलवेज प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 102 का 4th ऑप्शन करेक्ट। 103 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन वैल्यू ऑफ डेथ, वैल्यू ऑफ डेथ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक एक करके चारों देख लेते हैं, थोड़ा सा होता क्या है। मेटाफॉर क्या होता है, मेटाफॉर होता है अ वर्ड और फ्रेज यूज इन इमेजिनेटिव वे, मतलब ये ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज होता है जो इमेजिनेटिव वे में यूज होता है,
ठीक है, इमेजिनेटिव वे। तो वैल्यू ऑफ डेथ भी एक इमेजिनेटिव वे है, एक सोल्जर्स की प्रक्रिया को इमेजिनेशंस के द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन भी 1 करेक्ट होगा, यानी 103 का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमली क्या होता है? सिमली होता है अ वर्ड दैट कंपेयर्स, यानी ये ऐसा वर्ड होता है जो किसी से कंपेयर करता है, लाइक दिस, लाइक दैट। तो लाइक क्या है? एक सिमली है। एज भी एक सिमली है, एज दिस, एज दैट, एज। ओके, ये सिनेक्दोछे, सिनेक्दोछे क्या है? सिनेक्दोखी, सिनेक्दोखी देखते हैं। सिनेक्दोखी क्या है? सिनेक्दोखी अ पार्ट और वर्ड दैट इंडिकेट्स होल, मतलब ये एक पार्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरा का पूरा इंडिकेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बोले पाकिस्तान लॉस्ट बाय 6 विकेट, अगर हम बोले पाकिस्तान लॉस्ट बाय 6 विकेट, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि पूरा पाकिस्तान नहीं हारा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है। तो वो जो एक वर्ड पाकिस्तान यहां पे आया, वो किसके लिए आएगा? सिनेक दुखी के लिए। क्या? सिनेक दुखी, दुखे। ठीक है, लास्ट क्या है? मेटोनॉमी। मेटोनॉमी क्या है? मेटोनॉमी एक कनेक्टिंग, मेटोनॉमी ऐसा वर्ड है जो कि कनेक्टिंग समथिंग विथ एनीथिंग, किसी भी चीज को किसी भी चीज से कनेक्ट कर देना, वो मेटोनॉमी का काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा, आप तुरंत उसको किसी न किसी से कनेक्ट कर दोगे। जैसे मैंने बोला एक आतंकीय देश, मैंने बोला क्या? एक आतंकीय देश, तो तुरंत आपका माइंड कहां चला जाएगा? अगर आतंकीय देश है तो, मैं फिलहाल किसी देश की बुराई नहीं कर रहा, फिर भी बोल रहा हूं, आतंकीय देश बोला तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं माइंड आपका कहां जाता है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये माइंड जो आपको कनेक्ट करके ले जा रहा है, वो किसकी वजह से? वो उसको क्या बोलते हैं? मेटोनॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 क्या है? विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई। तो टू डू एंड डाई पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया गया है? तो सबसे पहले बोल रहा है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड, या वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड का जब बार बार रिपीटिशन होता है उसको एसोनेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड एज इट स्टार्ट, मतलब जैसे स्टार्ट होता है अगर वैसे ही कुछ भी एंड हो रहा है, वैसा ही साउंड एंड हो रहा है, उसको एलिटरेशन बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है टू डू एंड डाई, डू एंड डाई, डी डी आ रहा है ना, डू एंड डाई, डू एंड डाई, डी डी। ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड एलिट्रेशन में, तो यहां पे एलिट्रेशन यानी ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। सिमली हम ऊपर बता ही चुके हैं, सिमली क्या था? अ वर्ड दैट कंपेयर्स, ऐसा वर्ड जो कंपेयर करता है। जैसे इसका एग्जांपल में दिए थे, एग्जांपल लाइक है, एज है। ओके, और पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशंस भी हम बता, पर्सोनिफिकेशंस भी आपको पता है क्या होता है? पर्सोनिफिकेशंस रिप्रेजेंट एनीथिंग गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर, किसी भी चीज को ह्यूमन कैरेक्टर से जब उसको रिलेट्स करेंगे तो वो पर्सोनिफिकेशंस में आएगा। ठीक है, ओके, तो 104 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 105 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट द सोल्जर आर, फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग सोल्जर्स क्या हैं? तो देख लेते हैं। टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। वेटिंग फॉर देयर कमांडर्स ऑर्डर, फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग क्या है? वेटिंग फॉर देयर कमांडर ऑर्डर, नहीं, वेट भी नहीं कर रहे। थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वॉर, बिल्कुल, वो तो कभी सोचते ही नहीं रिजल्ट ऑफ द वॉर के बारे में। लास्ट, सीइंग राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी, बिल्कुल, क्या है? दुश्मनों पे जोरों शोरों से चढ़ाई कर दे रहे हैं। क्या दिख रहा है? पहला स्टैंजा आप पढ़ेंगे तो पहला स्टैंजा आप पढ़ के देख लीजिए। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ। ठीक है, तो इससे आपको पढ़ के आपको क्या लगा? सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी, यानी राइडिंग जोरों शोरों से अपने दुश्मनों पर चढ़ाई कर रहे हैं। ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 106। इन द मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम लर्नर कैन इंटरेक्ट, मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम में लर्नर कैसे इंटरेक्ट होंगे, यानी स्टूडेंट कैसे इंटरेक्ट होंगे, देखते हैं। इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल in their own language and can be mix of word from more than one language, आया ना more than one language, मल्टीलैंग्वेज में ही more than one language आता है। ठीक है, तो only in, फिर से यहाँ पे only मैंने आपको बताया था, जब भी only आ जाए, 100% आ जाए, exactly आ जाए, तो उसमें
90% श्योर होता है कि वो ऑप्शन ही इलिमिनेट हो जाएगा, गलत है। इन द लैंग्वेज विथ विच द टीचर इज फैमिलियर, भाई हमको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो टीचर के फैमिलियर लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होगा, और स्कूल के भी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि स्कूल किसी बच्चे पे बर्डन नहीं दे सकता। तो ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन देयर ओन लैंग्वेज, यानी किसके ओन लैंग्वेज में? लर्नर की ओन लैंग्वेज, ठीक है। कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, यानी लर्नर अपनी ओन लैंग्वेज को किसी 2-3 लैंग्वेज के साथ मिक्स करके अच्छे से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन 2 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 107 पे बात करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू, तो ऑप्शन देखते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए होता है? फाइंड आउट डिफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट विथ अ व्यू ऑफ प्लानिंग रेमेडीज, पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। वैसे भी टेस्ट वगैरह क्यों होता है? ताकि पता किया जा सके कि किसी भी चीज में डिफिशियंसी क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहला डायग्नोस्टिक यानी टेस्ट होता ही क्यों है? ताकि डिफिशियंसी पता किया जा सके, कमी पता किया जा सके, प्रॉब्लम पता किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जा सके। तो 107 का पहला ऑप्शन ही एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 108। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव मोर इंपॉर्टेंस टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव मोर इंपॉर्टेंस टू, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी पिक्चर्स वगैरह जो भी होते हैं किसी भी पेज में या किसी भी बुक्स में, जो पिक्चर वगैरह यानी स्ट्रक्चर बेस्ड जो भी नॉलेज होता है, यानी स्ट्रक्चर बेस्ड जो भी एजुकेशन दिया जाता है, वो क्या क्या उसमें, उसके बेसिस पे वो क्या क्या इंपॉर्टेंस दे सकता है, क्या क्या अप्रोच दे सकता है। तो स्पीच एंड रीडिंग, स्पीच एंड रीडिंग एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा। रीडिंग ओनली बिल्कुल नहीं, स्पीच ओनली बिल्कुल नहीं, रीडिंग एंड राइटिंग, हाँ रीडिंग एंड राइटिंग, इसके साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे सकता है। क्या? अंडरस्टैंडिंग भी, रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप पिक्चर देख के, आप बगल में अगर पिक्चर है उसके बारे में आप रीड भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो और उसको देख के समझ भी सकते हो। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या क्या देगा? रीडिंग, राइटिंग, ओके, और अंडरस्टैंडिंग भी इसमें हो सकता है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी, तो मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में क्या नहीं आएगा? तो मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में क्या नहीं आएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। क्या? रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, ये नहीं आएगा, ठीक है। इंटरेक्टिंग विथ टेक्स्ट आएगा, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज आएगा, भाई मीनिंग है तो प्रीवियस नॉलेज यानी पहले जो पढ़े हो उसको रिलेट कर सकते हैं, वो आएगा। नरेटिंग टू सम पीयर्स आएगा, लेकिन रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड यानी हर एक वर्ड को तेज तेज पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करना नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो डैश कॉम्प्रिहेंशन, हाँ डैश कॉम्प्रिहेंशन बोला है, और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा क्या बोला है? रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट, नॉट द कंप्लीट टेक्स्ट। क्या है? पीस ऑफ टेक्स्ट। अगर पीस ऑफ टेक्स्ट, कंप्लीट टेक्स्ट होता तो ग्लोबल हो सकता था, कंप्लीट होता तो ग्लोबल हो सकता था, यहां पे पीस बोला है, पीस ऑफ टेक्स्ट तो क्या हो जाएगा? लोकल। पीस ऑफ टेक्स्ट लोकल, लोकल यानी 110 का तीसरा एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 111 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। It is a type of writing in which teacher provide the situation and help the class to prepare it. The teachers continuously provide feedback, direction and expansion of ideas to the learner. तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग, ये किस टाइप की राइटिंग है? तो कौन सी टाइप की राइटिंग होगी? भाई टीचर गाइड कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है? उसको गाइड कर रहा है ना, फीडबैक दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसको समझा रहा है, गाइड कर रहा है, तो जाहिर बात जब गाइड करेगा तो गाइडेड राइटिंग हो जाएगी। ओके, किस टाइप की राइटिंग? गाइडेड राइटिंग। 111 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द 112 क्वेश्चन। 112 क्या बोल रहा? अ टीचर ask the student of class 5th to read the text thoroughly, then she asked them to answer the question with the reference to the context. In this process she is encouraging student for,
यानी टीचर क्या बोल रहा है बच्चों से कि एक बार आप एक पैराग्राफ दे दिया, उसको बोला कि रीड करिए, और रीड करने के बाद उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस पैराग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये टीचर्स का कौन सा कार्य दर्शा रहा है, क्या इंकरेज कर रहा है स्टूडेंट के लिए? स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग? तो इससे पहले कि इसका आंसर जाने, हम समझ लेते हैं एक एक चीज के बारे में पहले जल्दी से। स्कीमिंग क्या होता है? तो स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग मीन्स रीडिंग रैपिडली। स्कीमिंग मीन्स रीडिंग रैपिडली, यानी फास्टली पढ़ना, रैपिडली रीडिंग, रैपिडली, ठीक है। एंड स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग मीन्स जस्ट ओनली सीइंग रैपिडली। स्कैनिंग मीन्स बस एक बार अच्छे से देख लेना। स्कीमिंग रीडिंग रैपिडली, स्कैनिंग बस अच्छे से एक बार देख लेना। इंटेंसिव रीडिंग क्या हो जाएगा? इंटेंसिव रीडिंग मतलब हो जाएगा रीडिंग इन डिटेल। इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग इन डिटेल। अब जब डिटेल में रीड करेगा तभी उसको अच्छे से आंसर आ पाएगा, इसलिए 112 का ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब होता है किसी भी एक पैराग्राफ को बिना ब्रेक डाउन किए बस कंटिन्यू पढ़ते जाना, कंटिन्यू पढ़ते जाना, एक कॉम्प्रिहेंशन को बिना ब्रेक लिए, यानी विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट कॉमा, कुछ भी नहीं लेना, बस कंटिन्यू पढ़ते जाना। वो किस में आएगा? एक्सटेंसिव रीडिंग में। तो 112 का ऑप्शन थर्ड एकदम सही होगा, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को यानी किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल रीड करते हैं, डिटेल से रीड करते हैं, क्योंकि उसके बेस पे कुछ स्पेसिफिक टास्क होगा। जैसे यहाँ पे मैडम का टास्क क्या है, यहाँ पे टीचर का टास्क है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछना, ओके। इसलिए डिटेल में रीड करना पड़ता है इंटेंसिव रीडिंग में। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 113। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विथ। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किससे एसोसिएट करता है? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एसोसिएट करता है यानी रिलेट करता है स्टेफन क्रेशन से। ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होता क्या है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। ये कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जो कि टीचर प्रोवाइड करता है हायर स्टूडेंट को। ये हायर स्टूडेंट के लिए होता है, हायर स्टूडेंट के लिए एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक इज अ टेक्निक जो कि टीचर प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट को, जो कि हायर लेवल के स्टूडेंट होते हैं, जैसे क्लास 12 के स्टूडेंट होते हैं। और इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हो, टीचर शो वीडियो ऑफ टू क्लास 12। क्लास 12 के बच्चों को वीडियो दिखाना, ये किस में आ जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में आ जाएगा, ओके। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 114। 114 which one of the following is not a sub skill of reading? सब स्किल ऑफ रीडिंग कौन सा इसमें नहीं है? तो कनेक्टिंग बिल्कुल है, प्रिडिक्टिंग बिल्कुल है, सिंथेसाइजिंग बिल्कुल है, ट्रांसक्रिप्टिंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ओके। जब हम पढ़ते हैं तो कनेक्ट करके पढ़ते हैं, उसके आगे आने वाले वर्ड को ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं और सिंथेसाइज भी करते हैं, महसूस भी कर लेते हैं। क्या नहीं करते? ट्रांसक्रिप्ट नहीं करते। इसलिए 114 का फोर्थ करेक्ट है। 115 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इनहैंसिंग स्पीकिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रेन? इसमें से क्या सबसे कम इंपॉर्टेंट है? बहुत कम इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 115 का। लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रेन्स टॉक। ये तो बिल्कुल जरूरी है भाई, बच्चे क्या बात कर रहे हैं उसको जानना बिल्कुल जरूरी है, तो ये तो सही है। सबसे कम क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी, अवसर जरूर देना चाहिए, उनकी फीलिंग्स, उनके आइडियाज को बाहर निकालना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं आस्क करना चाहिए, यानी ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन, डिस्कशन होना बहुत जरूरी है ताकि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके, यानी ये भी सही है। तो 115 का ऑप्शन 3 एकदम सही और सटीक आंसर होगा। आपको बताते चलें ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो भी येस और नो में होता है। जैसे डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम, तो बच्चा दो येस और नो में जवाब देगा। डू यू वांट टू ईट चॉकलेट, येस और नो। वांट टू प्ले, येस और नो। तो जो भी जिसका भी येस और नो में या ट्रू और फॉल्स में जवाब आएगा वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। At primary level, literature is helpful in developing language of learner as
प्राइमरी लेवल पे लिटरेचर लैंग्वेज लर्नर कैसे डेवलप करता है लैंग्वेज लर्नर को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। इट इनकरेज द लर्नर टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट, बिल्कुल नहीं। इट इज अथेंटिकल मटेरियल, मतलब पहला ऑप्शन तो बोल रहा है कि वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए, नहीं। इट इज अथेंटिकल मटेरियल कवरिंग वेरियस जनरस, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्या? इट इज अथेंटिकल मटेरियल कवरिंग वेरियस जनरस, यानी एक से ज्यादा स्पेसिफिक रीजंस जो कवर करे। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने का मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यानी सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, उससे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ना, ठीक है, इन सब मतलब एक से ज्यादा मटेरियल कवर करे, मेन मोटिव ये होता है। ओके, ऑप्शन 1 तो गलत ही है, 2 एकदम एग्जैक्ट पहुंच रहा है। तीसरा भी देख लेते हैं। इट डेवलप टीचर इंटरप्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल एबिलिटी, तो बैठ रहा है, ये भी ठीक बैठ रहा है। इट इज गुड बेसिस फॉर द ऑनली एक्सपेंशन, फिर से यहां पे ऑनली आया, मैंने बोला जैसे ही ऑनली आ जाए तो 90% तो गलत ही हो जाता है, इसलिए ये तो खत्म ही होगा, ये और ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बैठ रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 एग्जैक्ट बैठ रहा है, इसलिए 116 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 117। अ टीचर prepare a worksheet and remove every 7th word from the text, then she asked the learner to read the text. After that they were asked to complete the worksheet with missing word. टफ, मतलब टीचर क्या काम कर रहा है, एक कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है, कॉम्प्रिहेंशन के हर 7वां वर्ड हटा दे रहा है और बाद में लर्नर को बोल रहा है, यानी स्टूडेंट्स को क्या बोल रहा है कि एक बार आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करिए और फिर उसके बाद जो बीच में गैप 7th वर्ड का गैप है उसको आप फिल करिए। तो ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, इसको फिल इन द ब्लैंक्स बचपन में बोलते थे और आगे चल के क्या बोलते, क्लोज टेस्ट। क्या? क्लोज टेस्ट। तो ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्पीकिंग टेस्ट है नहीं, राइटिंग टेस्ट है नहीं, ओपन टेस्ट नहीं है, क्या है? क्लोज टेस्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन 3 एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन 3 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स दैट, लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो देखते हैं, लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स दैट। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्री का मतलब क्या होता है। तो लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्री का मतलब होता है लैंग्वेज कंसिस्ट टू स्पीच साउंड एज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। लैंग्वेज इज कंसिस्ट टू स्पीच साउंड एज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वर्ड। क्या बोल रहा है? नो रिलेशन बिटवीन वर्ड। नो रिलेशन बिटवीन वर्ड आप कहीं देखिए, मिलेगा आपको, नो रिलेशन बिटवीन वर्ड, बिटवीन वर्ड एज लॉन्ग एज देयर मीनिंग, एज लॉन्ग एज देयर मीनिंग। तो यहां पे आपको दे रहा है देयर इज नो इनहेरिट रिलेशन बिटवीन द वर्ड, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रहा है देयर इज नो इनहेरिट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ द लैंग्वेज, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। द टीचर ऑब्जर्व दैट Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called, यानी टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, टीचर देख रहा है कि प्रवीण पैराग्राफ नहीं लिख पा रहा है, कई बार उसको समझाने के बाद भी, बार बार समझाने के बाद भी। तो हाउएवर शी वाज एबल टू राइट इट अंडर, मतलब लेकिन किसी एडल्ट के गाइडेंस के बाद वो लिख ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या इंडिकेट करेगा? टीम टीचिंग नहीं, काउंसलिंग नहीं, टीम टीचिंग नहीं, काउंसलिंग नहीं, सोशलाइजेशन भी नहीं। ये क्या बताएगा? ये बताएगा इसका फोल्डिंग। क्या बताएगा? इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग होता क्या है? इसका फोल्डिंग होता है टीचर गिव सपोर्ट। इसमें क्या होता है? इसका फोल्डिंग मीन्स, इट मीन्स टीचर गिव सपोर्ट टू स्टूडेंट टू इनहेंस लर्निंग। टीचर गिव सपोर्ट, इसमें क्या बोलते हैं? ये एक ऐसा फीचर, यानी इसका फोल्डिंग में क्या करते हैं टीचर्स, इसका फोल्डिंग इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टीचर क्या करता है? गिव सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। इट्स गिव सपोर्ट, टीचर्स गिव सपोर्ट टू स्टूडेंट। ओके, 119 का 119 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, इसमें से टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्या पर्पस नहीं होगा? यानी जो बुक्स के लास्ट में जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं उसका क्या पर्पस नहीं होता है? नॉट, इज नॉट। डेवलप्ड क्रिएटिविटी एमंग लर्नर, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बिल्कुल सही है। मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, नहीं,
गिव एक्सपोजर टू द लैंग्वेज लर्निंग बिल्कुल सही है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर मेमोराइज करने के लिए वो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर हम याद करते हैं वो डेली लाइफ में तो यूज होना नहीं है, तो वो सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पज से है। तो मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है क्रिएटिविटी लाना लर्नर के बीच में, उनके भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कि वो अपने से अपने से कुछ अपनी थिंकिंग दिखा सकें टीचर को, और गिव एक्सपोज टू लैंग्वेज लर्निंग। ओके, तो मेमोराइजिंग द आंसर टू द क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। दिस इज नॉट पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा, और ये इंग्लिश पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।